अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का क्लास है 12th के लिए। तो 12th ज़ूलॉजी का ये टॉपिक है। आज हम नया टॉपिक उठाने जा रहे हैं, नया यूनिट रादर। तो इस यूनिट का नाम है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि बायोलॉजिकल साइंस जो है इसका ह्यूमन वेलफेयर में क्या रोल है। हमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, पढ़ने हैं इस यूनिट में। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ह्यूमन हेल्थ क्या होता है, डिजीज़ किस किस टाइप की होती हैं, और अगर कुछ वैक्सीन्स वगैरह होती हैं तो वो वैक्सीन्स उनका नाम क्या है, किसने बनाई है, किस चीज़ के लिए बनाई है, पैथोजन क्या होता है, वैक्सीन क्या होता है, एंटीसीरम क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो थोड़ा बहुत हम बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर के बारे में इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश करेंगे। तो मे भी चंद एक छोटे क्वेश्चंस पूछे भी जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो लेट्स स्टार्ट के सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ ह्यूमन हेल्थ, तो ह्यूमन हेल्थ को हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि ह्यूमन हेल्थ ऐसे हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि हेल्थ इज़ डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिज़िकल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट ओनली द कंडीशन वेयर देयर इज़ एब्सेंस ऑफ डिजीज़। मीन्स कि हेल्थ जो होता है इज़ डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिज़िकल एंड सोशल वेलबींग। एक बंदा जो है, एक इंसान जो है, ये जब कम्प्लीटली फुली मेंटली, फिज़िकली और सोशली साउंड होता है, यानी कि जब इसका इसका जो मेंटल हेल्थ वो ठीक हो, इसका जो फिज़िकल हेल्थ वो ठीक हो, और इसका सोशल बिहेवियर दूसरे लोगों के साथ अपनी सोसाइटी में वो भी नॉर्मल हो, तब जाके हम इस बंदे को कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ये बंदा साउंड है। इतना ही नहीं कि अगर किसी बंदे में कोई डिजीज़ लग गई या कोई और डिस्टर्बेंस आ गई तो वो बंदा फिट नहीं है, वो एबनॉर्मल है, वो इल है, नहीं। एक बंदे को बायोलॉजिकल साइंस में कंप्लीट पूरा हेल्दी होने के लिए हमें 2-4 एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं, यानी कि उसका मेंटल हेल्थ, उसका फिज़िकल हेल्थ और उसका सोशल हेल्थ, यानी कि सोशल बिहेवियर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है ह्यूमन हेल्थ को। ऐसे कि अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ ह्यूमन हेल्थ, तो आप ऐसे बताओगे, ऐसे लिखोगे कि हेल्थ इज़ डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिज़िकल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट ओनली द कंडीशन वेयर देयर इज़ एब्सेंस ऑफ डिजीज़। यानी कि आप सिर्फ इतना ही बताओगे कि एक बंदा है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, तो वो फिज़िकली फ़िट है, तो बायोलॉजिकली वो हेल्दी है, नहीं। वो मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए, फिज़िकली भी हेल्दी होना चाहिए और सोशली भी साउंड होना चाहिए। तो आगे जाके थोड़ा हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे ह्यूमन डिजीज़ को। तो बेसिकली जो ह्यूमन डिजीज़ हैं ये 2 टाइप की होती हैं, एक हो गया कॉन्जीनियल और दूसरा हो गया एक्वायर्ड। तो कॉन्जीनियल के बारे में क्या है कि कॉन्जीनियल डिजीज़ कौन सी होती है? कॉन्जीनियल डिजीज़ होती हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। बच्चा जब अंदर वॉर्म में पलता होता है तो कोई एबेरेशन आ गई कि क्रोमोसोम में, या कोई इनहर्ट होगी डिजीज़ फ्रॉम पेरेंट्स, तो उस वक्त हम उसको कॉन्जीनियल डिजीज़ कहते हैं, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर। तो दूसरा इसका जो बेसिक टाइप है डिजीज़ का वो है एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड हो गया कि ये किसी से हासिल करता है, इसको लग जाती है कहीं से भी। तो एक्वायर्ड की फिर 2 और किस्में हैं, एक है कम्युनिकेबल और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल को हम इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं और नॉन कम्युनिकेबल को नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं। तो कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज़ को और डिवाइड किया गया है, सब ग्रुप किया गया है, सब कैटेगराइज किया गया है 2 कैटेगरीज में, यानी कि कंटेजियस डिजीज़ एंड नॉन कंटेजियस डिजीज़। Contagious disease and non-contagious disease, these are the subgroups of communicable or infectious disease. तो contagious diseases क्या होती हैं? Contagious disease are those which are spread by direct contact, यानी कि वो बीमारियां जो डायरेक्ट कंटैक्ट से होती हैं, जैसे कोई बंदा किसी दूसरे बंदे के डायरेक्ट कंटैक्ट में आ गया, उसका वहाँ से उसकी सांस उसके अंदर चली गई, या और कोई
डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया तो वो बीमारी एक बंदे से दूसरे को लग जाती है, जैसा कि आजकल हमारा ये कोरोना वायरस केस चल रहा है, तो इनको हम कंटाजियस कहते हैं। तो नॉन कंटाजियस क्या होता है, जो किसी एजेंट से, यानी कि कोई हाउस फ्लाई आ गई या कोई रोडेंट चूहा वगैरह आ गया या कोई और चीज़ आ गया, जो एक फैक्टर बनता है, एक एजेंट बनता है कि इस डिज़ीज़ को कैरी करने में फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर या फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो तब ये नॉन कंटाजियस बनती है, दैट इज़ एजेंट कैरिंग डिजीज़। तो यहाँ पे ये हुआ था कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस। अब जो नॉन कम्युनिकेबल है या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी कि वो डिजीज़ जो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं लगती है, जो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, यानी कि नॉन इन्फेक्शियस। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की जो कैटेगरीज़ हैं, उसमें आप यहाँ देख पा रहे हो कि डिफिशेंसी डिजीज़ होगी। सपोज़ किसी इंसान के अंदर विटामिन ए की डिफिशेंसी होगी तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो ये डेफिशिएंसी डिजीज़ है। किसी चीज़ की डेफिशिएंसी बॉडी में होगी, वहाँ पे कोई डिजीज़ अराइज होती है, तो ये नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में आता है। या किसी इंसान में कोई डिजनरेशन होगी, किसी पॉट का डिजनरेशन हुआ, तो ये भी दूसरे इंसान को नहीं लग सकता है, ये इसी इंसान के अंदर होता है, दूसरे पे नहीं पहुँच सकता है। तीसरा ये है कि एलर्जिक डिजीज़, किसी इंसान को एलर्जी होती है किसी चीज़ से। सपोज़ परफ्यूम आ गया, किसी ने अगरबत्ती जलाई, तो एक इंसान एलर्जिक होता है उस चीज़ के लिए। या कोई धूप में बैठता है तो उसकी स्किन रेड होती है, या कोई धुएं में आता है तो उसको एकदम जुकाम होता है। तो ऐसी चीज़ें होती है, ये एलर्जेंस कहलाते हैं। तो एलर्जेंस की वजह से किसी इंसान में वहाँ पे उसका रिस्पॉन्स आता है, ज़ुकाम होता है, आँखें रेड होती हैं, या स्किन में इरिटेशन आता है, तो इस वक्त ये एलर्जिक डिजीज़ बनती है। तो ये भी एक इंसान के अंदर ही रहती हैं, ये दूसरे इंसान को नहीं लगती हैं, तो ये भी नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस में आता है। जैसे और हमारा तीसरा ये है कि कैंसर, अल्लाह बचाए, कैंसर जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, जिसे हम कैंसर के नाम से जानते हैं। तो ये जब एक बंदे में होता है, अगर ये दूसरे इंसान के कांटेक्ट में भी आए, उसके साथ खाना भी खाए, तो उसको ये नहीं लगता है, ये एक ही बंदे के पास रहता है, ये नहीं होता है, इन्फेक्शियस नहीं होता है, बल्कि नॉन इन्फेक्शियस होता है। इसी तरह मेंटल डिजीज़ है किसी इंसान के अंदर, तो वो डिजीज़ उसी इंसान के अंदर रहती है, वो दूसरे को वहाँ पे कम्युनिकेट नहीं होता है, वो उस इन्फेक्शियस नहीं बनता है, दूसरे को इन्फेक्शन नहीं करता है। या कोई एडिक्शन है, किसी चीज़ को, किसी की एडिक्शन होगी, किसी बंदे को किसी चीज़ की एडिक्शन होगी, जैसे कि कोई ड्रग एडिक्ट बन गया, कोई अल्कोहलिक बन गया, तो वो उसी के अंदर रहता है। अगर वो दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए तो उसको वो बीमारी नहीं लगती। तो ये कुछ हमने यहाँ आपको दिखाने की कोशिश की कि ह्यूमन डिजीज़ जो होती हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, कॉन्जेनियल होती हैं, यानी कि जेनेटिक, फिर एक्वायर्ड, तो एक्वायर्ड की सब टाइप्स हैं, कम्युनिकेबल हैं जो दूसरे को लगती है, नॉन कम्युनिकेबल है जो दूसरे को नहीं लगती है। तो कम्युनिकेबल में आपने कंटाजियस देखा कि जो डायरेक्ट कंटेक्ट से होता है, और नॉन कंटाजियस देखा जो किसी एजेंट से एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता है। तो यहाँ इसी तरह नॉन कम्युनिकेबल मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपने देखा कि डिफिशेंसी डिजीज़ होगी, डिजेनरेटिव डिजीज़ होगी, एलर्जिक होगी, कैंसर हो गया, मेंटल डिजीज़ हो गई, या एडिक्शन डिजीज़ होगी कोई, तो वो एक ही बंदे के पास रहता है, दूसरे के पास नहीं चला जाता है। तो ये थोड़ा बहुत मैंने यहाँ आपको बताया ह्यूमन डिजीज़ के बारे में। अब हम आगे चलते हैं, कुछ एब्रीवेशंस भी आपको यहाँ पे इस टॉपिक में टच हो जाएंगे, तो एब्रीवेशंस को बताने की कोशिश करूँगा। ये है रिलेटेड वैक्सीन। तो आप का जो पहला वाला है, सपोज़ BCG है हमारा, जो हमें बच्चा पैदा होता है तो उसको BCG कहते हैं। तो वो क्या होता है, बेसिलस कॉलमेट गुरिन। तो इसी तरह OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो के लिए दी जाती है। DPT, डिप्थीरिया पर्टूसिस टेटनस, 3 डिजीज़ के लिए ये मिक्सड वैक्सीन बनाई गई है DPT। MMR, मीजल्स के लिए, मम्प्स के लिए और रूबीला के लिए। HAV, हेपेटाइटिस A वायरस। HBV, हेपेटाइटिस B वायरस। जैसे कि मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे, हेपेटाइटिस की बहुत सारी किस्में हैं, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C वगैरह वगैरह। तो उसके लिए भी वैक्सीन बनाई गई है। तो इसको हम कहते हैं HAV, HBV, तो हेपेटाइटिस A वायरस हो गया, हेपेटाइटिस B वायरस हो गया। इसी तरह यहाँ पे आपको आगे पढ़ने को मिलेगा TAB, दैट इज़ टाइफाइड पैराटाइफाइड A and B वैक्सीन। TABC, टाइफाइड
पैराटाइफाइड ए एंड बी एंड कॉलरा वैक्सीन। ये मिक्सड वैक्सीन होता है टाइफाइड के लिए, पैराटाइफाइड के लिए और कॉलरा के लिए, क्योंकि आजकल तो एडवांस्ड दौर चल रहा है बायोलॉजिकल साइंस का, तो 2-3 डिजीज़ के लिए एक ही इंजेक्शन दी जाती है या एक ही वैक्सीन की जाती है बच्चों में। ATS एंटी टेटनस सीरम। तो हम आगे थोड़ा आप देखेंगे कि अगर ये वैक्सीन्स हैं इनको किन किन लोगों ने डिस्कवर किया है या बनाया है। तो डिप्थीरिया वायरस को डिप्थीरिया वैक्सीन को बनाया है एस मिलवॉन बेहरिंग ने। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को बनाया है एडवर्ड जेनर ने। रेबीज़, एंथ्रेक्स एंड कॉलरा वैक्सीन को बनाया है लुइस पॉस्चर ने। रेबीज़ जैसे आपको पता है कोई डॉग वगैरह काटता है तो वहाँ पर रेबीज़ होता है। इसी तरह सेलुलर इम्यूनिटी टू TB ट्यूबरकुलोस ये बनाया है रॉबर्ट कोच ने। BCG जो भी मैंने बताया आपको कॉलमेट एंड गुरीन ने। वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस B ये बनाया है ब्लमबर्ग। नोबल इसको नोबल प्राइज़ भी दिया गया है ब्लमबर्ग को 1976 में। ये हेपेटाइटिस B के लिए बनाई गई थी वैक्सीन। IPV इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, इसको सॉक वैक्सीन भी कहते हैं क्योंकि इसको जून सॉक ने बनाया था। तो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो है ये पोलियो डिजीज़ के लिए लगती है, तो वहाँ पे हम बताते हैं पोलियो डिजीज़ के लिए हमें इंजेक्ट करना पड़ता है बच्चे के अंदर, तो इसको हम वो कहते हैं सॉक वैक्सीन। इसी तरह ओरल पोलियो वैक्सीन जो देते हैं हम ड्रॉप्स 2 कतरे बूंद की, जैसे कि हमारा अमिताभ सर करता है इसका ऐड कि 2 बूंद ज़िंदगी के। ये एक्चुअली क्या है, ये ओरल पोलियो वैक्सीन होता है OPV। इसको सॉबिन वैक्सीन भी कहते हैं क्योंकि इसको एल्बर्ट ब्रूस सॉबिन ने बनाया है। तो ये हर साल स्पेशली इन द मंथ ऑफ दिसंबर या जनवरी इसमें दी जाती है बच्चों को, 2-2 बूंदें पिलाते हैं। तो आगे थोड़ा आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसी वक्त कि व्हाट इज़ वैक्सीन, ये वैक्सीन होती क्या है, अगर आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि अब CBSE पैटर्न में आपको ये पेपर्स आने वाले हैं। छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा लॉन्ग आंसर कम पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे इतना ही पूछा जाए कि व्हाट इज़ वैक्सीन, वैक्सीन जो हम एक इंसान को करते हैं कि फ़लानी यहाँ पे पैंडेमिक आ गया, एपिडेमिक आ गया, कोई बीमारी आ गई तो बच्चों को वैक्सीन करने हैं इन चीज़ों के लिए से बचाने के, तो ये वैक्सीन होती क्या है। इन द फॉर्म ऑफ ये इंजेक्शन देते हैं या हम औरल वैक्सीन देते हैं और कुछ पिलाई जाती है। तो बेसिकली वैक्सीन क्या होती है, इट इज़ ए प्रेपरेशन ऑफ एटोनेटेड वीकनेड और डेड पैथोजेंस ऑफ ए डिजीज़। एक डिजीज़ होती है, सपोज यही पोलियो है, तो इसी पोलियो को पैदा करने वाले जो पैथोजेंस होते हैं, जो फॉरेन एलिमेंट्स होते हैं। पैथोजन क्या होता है, ये एक्चुअली वो एजेंट होता है जो किसी डिजीज़ को पैदा करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी डिजीज़ को पैदा करता है। तो इसी पैथोजन को लाया जाता है, इसी डिजीज़ के बनाने वाले पैथोजन को लाया जाता है, लेकिन किस हालत में, एक्टिव हालत में नहीं, उसको एटोनेट किया जाता है, यानी कि उसको वीक किया जाता है, कमज़ोर, क्योंकि वो उतना कमज़ोर कि वो इस इंसान पे हावी न हो जाए और उसके अंदर वो बीमारी पैदा न कर सके। इसको कमज़ोर किया जाता है, एटोनेट किया जाता है, या वो डेड होता है, पूरा मुर्दा। एक ऐसे पैथोजन को जो वीक होता है, एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, या उसको मुर्दा हालत में लाया जाता है, फिर उसको इंजेक्ट किया जाता है एक इंसान के अंदर या एक बच्चे के अंदर। तो इस बच्चे का जो इम्यून सिस्टम अंदर होता है वो ये सोचता है कि हमारे ऊपर हमला किया है किसी पैथोजन ने, किसी बीमारी वाले एजेंट ने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, तो इसके खिलाफ वो बनाते हैं एंटीबॉडीज़, अपनी एक फ़ौज, छोटी छोटी सेल्स की। तो इस तरह से अगर दोबारा ज़िंदगी में ऐसे ही इसी डिजीज़ के किसी कोई पैथोजन सचमुच आ गया, एक्टिव फॉर्म है, उस बच्चे के अंदर या उस इंसान के अंदर घुस गया, तो वहाँ पे ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, एक किस्म का वो डिफेंसिव मैकेनिज़्म होता है, सेल्स होते हैं, तो वो उस पैथोजन पे हमला करके उसको मार डालते हैं और इंसान बच जाता है। तो ये होती है वैक्सीन। तो क्या आप कहते हैं कि आगे इट प्रोवाइड्स एक्टिव इम्यूनिटी दैट लास्ट्स फॉर लॉन्गर पीरियड, कि ये बहुत देर तक एक इंसान के अंदर रहता है, तो यही वैक्सीन होती है। इसके अंदर डाला जाता है एटेन्यूएटेड फॉर्म में पैथोजन या डेड फॉर्म में, वीकनेड फॉर्म में, लेकिन इंसान का जो इम्यून सिस्टम होता है वो ये सोचता है कि कोई फायरन पार्टिकल आ गया, हमारे ऊपर हमला किया, तो वो उसके खिलाफ अपनी एक फ़ौज बनाता है। लेकिन उस वक्त जब वो ऐसा करता है तो थोड़ा बहुत इंसान को जो फायरन पार्टिकल अंदर आता है तो थोड़ा बहुत वो महसूस करता है कि उसका जो एक्चुअल सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब होता है, तो थोड़ा बहुत वो बीमार
उसके अंदर थोड़ा बहुत ये फीवर वगैरह टेम्परेचर अप होता है, यही होता है कि उसके अंदर फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं। तो ये वैक्सीन होगी। तो आगे हम अब देखने की कोशिश करेंगे कि एंटी सीरम क्या होता है, इम्यूनोलॉजी क्या होता है, पैथोजन क्या होता है। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो टिल देन बाय बाय, होप आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया होगा। थैंक यू।